दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हमारे इस वीकली वीडियो के अंतर्गत मैं आपको शून्य के बारे में बताना चाह रहा हूं। हमारा टॉपिक है शून्य की खोज भारत में कब और कैसे हुई। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत में शून्य की खोज एक क्रांतिकारी अवधारणा थी। शून्य कुछ भी नहीं या कुछ नहीं होने की अवधारणा का प्रतीक है। यह एक आम व्यक्ति को गणित में सक्षम होने की क्षमता प्रदान करता है। इससे पहले गणितज्ञों को एक सरल अंकगणितीय गणना करने के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ता था। आजकल शून्य का प्रयोग एक सांख्यिकी प्रतीक और एक अवधारणा दोनों के रूप में ही जटिल समीकरण को सुलझाने व गणना करने में किया जाता है। इसके साथ ही शून्य कंप्यूटर का मूल आधार भी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि संख्यात्मक रूप में शून्य का प्रयोग कब और कैसे हुआ था। भारत में शून्य पूरी तरह से 5वीं शताब्दी के दौरान विकसित हुआ था, या फिर यूं कहें कि 5वीं शताब्दी में ही पहली बार भारत में शून्य की खोज हुई थी। वास्तव में भारतीय उपमहाद्वीप में गणित में शून्य का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3री या 4थी शताब्दी की बक्साली पांडुलिपि में पहली बार शून्य दिखाई दिया था। ऐसा कहा जाता है कि सन 1881 में एक किसान ने पेशावर, जो एक स्थान है अभी पाकिस्तान के अंतर्गत वो आता है, जो अभी वहां पर बक्साली में इस दस्तावेज से जुड़े पाठ को खोद कर निकाला था। ये काफी जटिल दस्तावेज है क्योंकि यह सिर्फ एक दस्तावेज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि इसमें बहुत से टुकड़े हैं जो कई शताब्दी पहले लिखे गए थे। रेडियो कार्बन डेटिंग C14 तकनीक की मदद से जो आयु निर्धारित करने के लिए कार्बनिक पदार्थों में कार्बन आइसोटोप की सामग्री को मापने की एक तकनीक है। इससे तो ये पता चलता है कि बक्साली पांडुलिपि में कई ग्रंथ हैं। सबसे पुराना हिस्सा 224 से 383 ईस्वी का है। उससे नया हिस्सा 680 से लेकर 789 ईस्वी का है। सबसे नया हिस्सा की बात अगर करें तो 885 से 993 ईस्वी का ही है। इस पांडुलिपि में सनोबर के पेड़ के पत्ते की 70 पत्ते को उसमें दिखाया गया है और बिंदु के रूप में सैकड़ों शून्य को दिखाया गया है। उस समय से डेट संख्यात्मक रूप में शून्य नहीं थे, बल्कि 101 या फिर 1100 जैसी बड़ी संख्याओं के निर्माण के लिए इसे स्थान निर्धारक यानी कि प्लेस होल्डर अंक के रूप में यूज किया गया था। पहले इन दस्तावेजों की सहायता से व्यापारियों को गणना करने में बहुत ही मदद मिलती थी। कुछ और प्राचीन संस्कृतियां हैं जो शून्य को प्लेस होल्डर के रूप में यूज किया करते थे, जैसे कि बेबीलोन के लोग शून्य को 2 पत्ते यानी कि डबल वेज के रूप में यूज किया करते थे। माया संस्कृति के लोग इसे सेल यानी सेल्स के रूप में इस्तेमाल करते थे। यानी हम कह सकते हैं कि प्राचीन सभ्यताओं को कुछ भी नहीं की अवधारणा तो पता थी, लेकिन उसके पास इसे दर्शाने के लिए कोई प्रतीक भी नहीं था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार भारत में ग्वालियर में 9वीं शताब्दी में एक मंदिर के शिलालेख में वर्णित शून्य को सबसे पुराने रिकॉर्ड के रूप में माना जाता है। क्या आपको पता है शून्य कब एक अवधारणा बन गई? शून्य भारत में संख्या पद्धति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। यहाँ तक कि पहले गणितीय समीकरण को कविता के रूप में भी गाया जाता था। आकाश और अंतरिक्ष के लिए खम शब्द का यूज किया जाता है। शब्द कुछ भी नहीं अर्थात शून्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारतीय विद्वान पिंगला ने द्विआधारी संख्या का यूज किया और वह पहले थे जिन्होंने जीरो के लिए संस्कृत शब्द का इस्तेमाल किया, है ना, और वो संस्कृत शब्द था शून्य। 628 ईस्वी में ब्रह्मगुप्त नामक विद्वान और गणितज्ञ ने पहली बार शून्य और इसके सिद्धांतों को परिभाषित किया। इसके लिए एक प्रतीक विकसित किया जो कि संख्याओं के नीचे दिए गए एक डॉट के रूप में था। इन्होंने गणितीय संक्रियाओं अर्थात जोड़ यानी कि एडिशन और घटाव यानी कि सब्सट्रैक्शन के लिए शून्य के प्रयोग से संबंधित नियम भी लिखे। इसके बाद भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा, ने दशमलव प्रणाली में शून्य को इस्तेमाल किया। इन सभी बातों से स्पष्ट है कि शून्य भारत का एक महत्वपूर्ण खोज और आविष्कार के रूप में सामने आया, जिससे गणित को एक नई दिशा दी और अधिक सरल इसको बना दिया।
दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।